हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी है उसमें जो है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी यानी कि MCQs अपलोड किए हैं। अगर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा जाके। ठीक है, तो ये है न्यूमेरिकल वाला वीडियो। इसमें सारे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जितने भी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले न्यूमेरिकल समझने से पहले मैंने फॉर्मूले को लिख दिया है, कैसे आपको क्या लगाना है, वास्तविक, उल्टा, माइनस, प्लस, सब अभी आपको बताते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले दर्पण के न्यूमेरिकल चलेंगे, फिर उसके बाद हम अपवर्तनांक वाले देखेंगे न्यूमेरिकल, अपवर्तन के, फिर लेंस के। देखिए, ये हमारा दर्पण है और अगर हमने इस वाले को पॉलिश कर दिया, ठीक है, तो ये वाला परावर्तक तल हो गया। तो ये दर्पण कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये दर्पण होगा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है। ये हमने ऐसे बनाया और अब हमने क्या किया, इसके दबे हुए भाग को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और उभरा हुआ भाग कैसा है, परावर्तक तल है, तो इसको हम क्या दर्पण नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बात समझिएगा आप इसको। दर्पण के मध्य बिंदु पर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। ठीक है, और तो यहां पर भी हम पी ले लेंगे। अब जिस गोले का ये भाग रहा होगा ना, जिस गोले का भी, ये किसी ना किसी गोले से काट के बनाया गया है, किसी कांच के खोखले गोले से बनाया गया है, तो जिस गोले का ये भाग होगा उसका जो केंद्र होगा वही इसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम आगे पीछे तो लंबी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे हम कह देंगे मुख्य अक्ष। ठीक, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो इधर अगर देखें तो इधर हम देखते हैं कि ये गोला कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो इसका केंद्र किधर होगा, इस साइड होगा, और जो यहां से दूरी होगी वो इधर होगी ध्रुव से। क्लियर? अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के जस्ट बीच में क्या होता है, फोकस होता है। और जिसकी ध्रुव से दूरी होती है स्मॉल f, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे भी यह f हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। एक फॉर्मूला एक हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, वो भी यहीं पे कहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, और चलिए यहीं पे बता देते हैं। R जो है, आप गौर से देखिए, हमने क्या कहा, C और P C और P के बीच में F है। मतलब जो R है वो F का 2 गुना है, यानी कि हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू 2F, या F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो फॉर्मूलों में हम ये भी लगाएंगे। अब बात समझिए प्लस माइनस की, या 1 मिनट, चलिए प्लस माइनस पहले समझ लेते हैं। आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा ऐसा कुछ कि ये होता है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अगर हम दाएं साइड चलते हैं तो सब पॉजिटिव लिया जाता है, बाएं साइड में क्या लिया जाता है, नेगेटिव। ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे आते हैं तो नेगेटिव। अब इसको उठा के अगर हम यहां रख दें और एक निशांक ज्यामिति बना दें और ये ध्रुव को मूल बिंदु मान लें, तो ये काम यहां भी कर सकते हैं ना। ध्रुव क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब देखिए, जो चीज हमने लिख रखी है क्या वो सही है कि गलत है, क्या मानेंगे, देखिए समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को कहते हैं स्मॉल f से, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखा रखा है। अब उत्तल दर्पण के लिए ये होती है धनात्मक। जब भी उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो f का मान हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी इधर है, दाएं साइड है, और इधर से अगर मूल बिंदु से हम इधर चलते हैं तो सब क्या होता है, प्लस होता है। इधर चलते हैं माइनस, ऊपर चलता है प्लस, नीचे चलता है माइनस। तो उत्तल के लिए क्या हो गई, धनात्मक। अवतल के लिए क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद वस्तु की दूरी। देखिए, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाएगी, समझ रहे हैं आप बात को, यानी कि बाएं साइड रखी जाएगी। और बाएं साइड रखी जाएगी तो मान लीजिए ये हमने वस्तु रख दी, यहां पे हमने ये वस्तु रख दी। इस वस्तु का नाम हमने ओ डैश मान लिया, ये भी ओ डैश हो गई। ठीक है, गौर से देखिए, वस्तु की दूरी को हमेशा हम लोग u लेते हैं, और ये हमेशा क्या रहेगी, माइनस रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हमने क्या रखा है, बाएं साइड रखा है। अब बाएं साइड रखा है मतलब मूल बिंदु से इधर जा रहे हैं, बाएं साइड जा रहे हैं, बाएं साइड जा रहे हैं, तो क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। इसलिए वस्तु की दूरी u कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। देखिए, इससे किरणें आती हैं तो फोकस से जाएंगी, फिर वक्रता केंद्र से ऐसा कुछ प्रतिबिंब बनता है। आपने 6 स्थितियां टोटल पढ़ी होंगी प्रतिबिंब बनाने की। ठीक है,
सॉरी 6 स्थितियां पड़ी होंगी प्रतिबिंब बनाने की। उसमें आपने देखा होगा कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं, एक आभासी एक वास्तविक। ठीक, तो आभासी कब बनता है? जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती, वास्तविक जब रियल में किरणें मिल रही होती हैं, है ना। तो समझिए, अगर v की वैल्यू धनात्मक आई तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी बन रहा है, क्योंकि दर्पण के अंदर तो मिलती हुई प्रतीत होंगी ना किरणें। तो जब दर्पण के अंदर बन रहा है, सॉरी दर्पण के पीछे बन रहा है, या दर्पण के अंदर भी कह सकते हैं उसको, तो कैसा होगा? देखिए, आभासी होगा और कैसा होगा? सीधा होगा और दर्पण के पीछे होगा क्लियर। अगर धनात्मक आया v की वैल्यू तो हम कह देंगे, अगर दर्पण के सवाल लगा रहे हैं v की वैल्यू धनात्मक आई तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और दर्पण के पीछे होगा। क्लियर हो गई बात। फिर अगर ऋणात्मक आई तब, तो ऋणात्मक आएगी तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। इसका मतलब ऋणात्मक आई तो प्रतिबिंब इधर कहीं बन रहा हो, इधर बन रहा होगा, तो किरणें क्या होंगी? रियल में मिल रही होंगी। तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। क्लियर। अब एक बात और, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां पढ़ी होंगी आपने अपने क्लास में, अपनी कोचिंग में, ठीक है। और उत्तल दर्पण में 2, अवतल में 5 स्थितियों में वास्तविक बनता है। छठी स्थिति जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखी होती है तो कहां बनता है? आभासी बनता है। और क्या होता है? वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है। लेकिन उत्तल में 2 ही स्थितियां होती है, एक अनंत पर, एक अनंत और ध्रुव के बीच में। तो वहां पर जब कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? आभासी ही बनता है, यानी कि दर्पण के पीछे ही बनता है। ये चीजें आपने पढ़ रखी होंगी कायदे से, ठीक। अब इसकी जो डेफिनेशन है, जैसे वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव, ये सब जो है आप कायदे से इसको किताब से पढ़ लीजिए, कि आपके पास नोट्स होंगे कोचिंग वगैरह के, उससे पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको सिर्फ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। अब बात करते हैं दर्पण सूत्र की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा दर्पण सूत्र, इसको समझते हैं। देखिए, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन इसको हम ऐसे यूज करेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ठीक। आपको भी आई, कैसे यूज करेंगे समझ लीजिए। लिखा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर। इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि 1/f बराबर, इधर आ जाएगा u और ये v इधर आए, u एक कम u, v एक कम v, बीच में क्या है? प्लस, और आपस में क्या होती है? गुणा, यानी कि uv होगा। f का मान चाहिए, f को पलटते हैं तो uv ऊपर चला जाएगा, u प्लस v नीचे आ जाएगा। तो f बराबर क्या आ जाएगा? uv अपॉन u प्लस v। क्लियर। अब हम इसको जो फॉर्मूला है इसको ऐसे ही यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? f इज इक्वल टू uv के बटे में u प्लस v। ये ज्यादा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। इसमें आपको दिक्कत होगी एलसीएम लेने में, ठीक है, हर अंश एक तरफ करने में। तो सबसे आसानी ये रहेगी कि आप जो है ऐसे सॉल्व करिए चीजों को, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे कैसे आपको सवाल लगाने हैं दर्पण वाले। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। और सबसे पहले ये आपको बता दें कि ये एक आपका रिवीजन चल रहा है, आप इसमें के न्यूमेरिकल्स पढ़ भी चुके होंगे अच्छे से, एक बस रिवीजन है। तो जब क्वेश्चन लगे तो पहले आप खुद ट्राई करिएगा, अगर आपसे लग जाता है तो आप तुरंत आगे बढ़ जाइए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है सिर्फ आप उन क्वेश्चन पर अपना टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, कह रहा है गोली दर्पण में गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इसके नाम लिखिए। किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। अभी हमने आपको गोली दर्पण के प्रकार भी दिखाए और वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा भी बता दी। अब आपका काम है कि इसको लिख लेना सही से, और लिखवा होगा आपके पास, कोचिंग ट्यूशन में तो कराया गया होगा, स्कूल में कराया होगा, ठीक है। चलिए हम सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पे देखते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है। वीडियो साफ ना आ रही तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया क्या है? कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, यानी कि f इज इक्वल टू दे रखा है हमको 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30। अब बताइए पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे? तो भैया उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, इसलिए हमने धनात्मक लिया है इसको, ठीक। आगे कह रहा है दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक। सबसे पहले हमें
किसकी दूरी दे रखी है, हमें वस्तु की दूरी दे रखी है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू कितना दे रखा है, और लंबाई भी दे रखी है वस्तु की ना, तो लिख लेते हैं वस्तु की लंबाई, इसे भी लिख लेते हैं वस्तु की लंबाई, ठीक। देखिए एक फॉर्मूला और होता है नीचे लिखा हुआ है, देखिए रेखीय आवर्धन, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस का v अपॉन यू। v और u तो आपको पता है, आई क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है वस्तु की लंबाई, ठीक। तो ये एक पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसका भी यूज होगा हम इसे यहीं से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है आई क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ है वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, और वस्तु सीधी रखी होती है, ठीक। तो इसको किस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी कि देखिए इधर माइनस, इधर सॉरी प्लस, इधर क्या है माइनस, और ऊपर के लिए प्लस और नीचे के लिए माइनस। तो वस्तु अगर ऐसे रखी हुई है तो ऊपर के लिए क्या होगा, प्लस ही तो लिया जाएगा, ठीक है। वस्तु की दूरी लेंगे माइनस में, लेकिन वस्तु की लंबाई क्या होगी, प्लस होगी। तो कितनी दे रखी, कितनी लंबी वस्तु है, 5 सेंटीमीटर है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वस्तु है। अब वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर की दे रखी है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, हमने कहा नहीं कि u की दूरी, u का मान माइनस में लेंगे क्योंकि वस्तु की दूरी है, क्लियर। तो क्वेश्चन हो गया पूरा। एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर, कर दर्पण के सम्मुख यानी कि सामने 5 सेंटीमीटर लंबी, तो वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर लंबी, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, तो वस्तु की दूरी u का मान कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी कह सकते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं, v का मान हमें निकालना है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा है, स्थिति आकार एवं प्रकृति, यानी कि हमें सेकेंड पॉइंट में निकालना क्या है, आकार निकालना है, आकार आई का मान निकालना है, भाई प्रतिबिंब की लंबाई तो पूछ रहा है। और थर्ड पॉइंट में हमने क्या पूछ रहा है, कह रहा है प्रकृति बता दीजिए, क्या बताइए, प्रकृति बता दीजिए, ठीक। अब हम एक एक करके सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है v का मान, हम जानते हैं, देखिए हमें o दे रखा है, u दे रखा है, f दे रखा है, क्लियर। तो हम पहले f और u की सहायता से v निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे काम करते से यहां से लाइनें खींच लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी इधर उधर की। दर्पण सूत्र से, छोटा इसलिए लिखना है क्योंकि जगह नहीं है ज्यादा। दर्पण सूत्र से क्या सूत्र होता है, F बराबर uv अपॉन u प्लस v, क्लियर, यही होता है। F का मान है 30, यहाँ पे 30 रख दीजिए सिंपली। u का मान है माइनस का 30, तो रख दिया माइनस का 30, और साथ में v है। फिर u का मान है माइनस का 30 और प्लस का क्या है, v है। देखिए ये 30 एक कम 30 कट गया, यहाँ एक बचा, कितना बचा, एक बराबर उधर कितना बचा, माइनस का v, और नीचे कितना बचा, माइनस का 30 प्लस का v, क्लियर। अब देखिए ये पूरा इधर आ जाएगा गुणे में बन के, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का 30 प्लस का v इज इक्वल टू माइनस का v। अब ये 30 माइनस का है, v प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और कितना बन जाएगा, 2v बन जाएगा जाके। तो अब हम यहां लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं माइनस का 30 बराबर, ये माइनस का v है और ये वाला उधर जाके माइनस का हो गया, तो माइनस का v, तो माइनस का 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2v। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 15 बार जाएगा 30, तो v बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर है, कितना, 15 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, 15 सेंटीमीटर दर्पण से दूर होगी। अब कैसी होगी, आकार क्या होगा, इसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए हम इस m को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें o पता है, i निकालना है, v u तो पता ही है। तो क्या होता है, i अपॉन o बराबर माइनस का v अपॉन u, क्लियर। अब देखिए उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब पक्का कैसा बन रहा होगा,
क्या लिखा होगा, देखिए v का मान क्या आया, धनात्मक आया ना, देखिए तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और दर्पण के पीछे होगा, ये तो प्रकृति पहले ही पता चल गई हमको। आकार कंफर्म है कि 5 से कम ही आएगा, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी सीधा बनाता है लेकिन वस्तु से छोटा बनाता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। आई का मान हमें निकालना है, ओ का मान है 5 माइनस वी का मान है 15 और यू का मान कितना है माइनस का 30, है ना। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 15 दूनी 30, तो आई का मान कितना आ गया, आई का मान आ गया ये 5, इधर जाएगा तो 5/2, यानी कि हम कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। देखिए कम आया, आधा लगभग आया। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब थर्ड पॉइंट की जगह तो है नहीं हमारे पास, तो आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक, इतना हिस्सा हटा देते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। सबसे क्या पूछ रहा था थर्ड पॉइंट में हमसे, प्रकृति पूछ रहा था ना, तो प्रकृति कैसी होगी मुझे बताइए, कैसी होगी भाई। धनात्मक आया v का मान और i का मान भी देखिए प्लस में ही आया, मतलब सीधा होगा और आभासी होगा, तो कैसा होगा, आभासी, ठीक है, आभासी सीधा और दर्पण के कहाँ होगा, पीछे होगा, क्लियर, दर्पण के पीछे। ये हो गया इसका पूरा आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हटा दें इसे यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सारे मान हमने यहाँ पे लिख के लिखे थे, अब हम सवालों को थोड़ा डायरेक्ट लगाने जा रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा इस चीजों को। कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बिंब, ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, बिंब यानी कि वस्तु दे रखी है, तो ओ बराबर दे रखा है, ओ का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, समझ गए। अब हम लिखेंगे नहीं चीजें, एक चीज आप लिख दिया, आप समझ गए होंगे अच्छे से। फिर कह रहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण। अच्छा, वक्रता त्रिज्या को काहे से लिखते हैं, आर से लिखते हैं, आर का मान कितना है 30 सेंटीमीटर। अब बात समझिए, वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी उत्तल के लिए धनात्मक, अवतल के लिए ऋणात्मक, इसलिए धनात्मक लिए। अब अगर हमें आर पता है तो एफ बराबर आप बता सकते हैं, एफ का मान क्या होता है r/2 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। आगे देखते क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो u का मान नहीं रखा है भाई, वस्तु रखा, बिंब रखा गया है ना, वस्तु रखी गई है, तो माइनस का कितना 20 सेंटीमीटर, माइनस तो लेते ही है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है। सेकेंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड पॉइंट में पूछ रहा है आकार बता दीजिए, ये तो पूछ रहा है ना, सॉरी स्थिति, और सेकेंड पॉइंट में पूछ रहा है प्रकृति, क्या पूछ रहा है, प्रकृति, और थर्ड पॉइंट में हमसे कह रहा है आकार बता दीजिए, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप लोग आराम से। अब स्टार्ट करते हैं इसे लगाना। सबसे पहले बहुत आसान सा सवाल है, कोई समस्या इतनी नहीं है। देखिए क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, जरूरी है। दर्पण सूत्र से दर्पण क्षेत्र लिखना है, दर्पण सूत्र से, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर UV अपॉन U प्लस V। F का मान रखिए कितना है भाई 15 है, U का मान कितना है, U का मान है माइनस का 20, V हमें ज्ञात करना है, नीचे आ जाएगा माइनस का 20 और प्लस का V, ठीक। 5 से काटे, 5 3 15, 5 चक्कू 20, ये 3 इस पूरे से गुणा करेगा नहीं करेगा, तो 20 3 60, फिर है प्लस और 3 का V से कराएंगे तो 3V, क्लियर। इधर कितना बचा माइनस का 4V, ठीक, V तो लिख दें। अब ये उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, जब माइनस में होगा तो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7, तो मिलेगा क्या माइनस का 60 बराबर माइनस का 7V। माइनस से माइनस कैंसिल, तो V का मान कितना आ गया 60/7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रतिबिंब की प्रकृति आ गई, क्लियर। अब इसका चाहिए तो आप जो है भाग करके लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे, तो V का मान हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट निकाल रहे थे ना हम लोग, V बराबर हो गया, करिए देखिए 7 8 56, तो 8 बार जाएगा, पॉइंट लगाया क्योंकि 4 बचेगा, 4 में 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है, फिर 5 बचेगा 50, 7 7 49, तो 8.57 सेंटीमीटर समथिंग आंसर इसका आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट का। सेकेंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है,
रेखीय आवर्धन, सॉरी प्रकृति। तो मुझे बताइए प्रकृति क्या होगी भाई? प्रतिबिंब कैसा आया? प्लस में आया ना, प्लस धनात्मक आया है। प्रतिबिंब क्या है? धनात्मक। तो कैसा होगा? आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे। तो वो भी लिख देते हैं हम, आभासी, आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। हालांकि यहाँ लिखा जाएगा v का मान 8.57 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ लिखे दे रहे। ठीक, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है? आकार पूछ रहा है। थर्ड पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे? दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। नॉर्म फॉर्मूला करना है, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है? I/O। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, जैसे भी पिछला वाला क्वेश्चन लगाया था। ठीक है, I/O इज इक्वल टू माइनस का V/U। मान रख दीजिए। I का मान कहाँ है? नहीं, I का तो निकालना है। O का मान कितना दे रखा है? 5, माइनस का V का मान एक काम करते हैं, ये ना रख के ये रखते हैं, आसान रहेगा। माइनस का 60/7 और फिर नीचे का U का मान कितना है? माइनस का 20। तो ये हो जाएगा आपका गुणे में माइनस का 20। ठीक, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 20 तिया 60, 5 तिया 15। तो I बराबर कितना आ गया? 15/7। और 15/7 मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 एक कम 7, तो 2.1 सेंटीमीटर लगभग आंसर आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट हो गए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। हटा दे यहाँ से 3। देखिए कह रहा 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। ठीक है, तो F का मान दे रखा है कितना? 16 सेंटीमीटर। और ये किस में लेंगे? माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। और क्यों लेंगे? क्योंकि ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्लियर? आगे कह रहा है दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। वस्तु की दूरी U का मान कितना दे रखा है? माइनस का 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना माइनस क्यों लिया? फिर कह रहा है उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? V का मान हमको ज्ञात करना है और किरण आरेख भी बनाना है। तो देखिए ये तो बड़ा आसान सी चीज है, ये आप निकाल लेंगे। हमें किरण आरेख बनाना था इसलिए इस क्वेश्चन को लिया। चलिए तो पहले से निकाल ही लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या फॉर्मूला होता है? F इज इक्वल टू UV/U प्लस V। तो F का मान कितना रखेंगे? माइनस का 16, U का मान माइनस का 8, ये रहा V/, U प्लस V, माइनस का 8 प्लस का V। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, इधर सिर्फ V बचा और इधर क्या हो गया? 8 दूनी 16। अगर हम इसको देखना चाहें यहाँ तो ये क्या बचेगा? देखिए माइनस का 8 यानी कि 8 दूनी 16 और माइनस में आएगा, माइनस का 8 है, प्लस का कितना? 2V इज इक्वल टू V। तो अब मुझे बताइए यहाँ से अगर हम देखें तो V और V, अगर माइनस का 16 इधर लिखा तो ये 2V उधर जाएगा, तो V माइनस 2V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, अब ये हमें क्या देगा? देखिए यहाँ देख लीजिए, जगह कम है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। V और 2V, माइनस का 2V है प्लस का V है, तो क्या बचेगा? माइनस का V बचेगा, नहीं बचेगा? इधर क्या है? माइनस का 16 है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो V का मान कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं कि ये कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। मतलब इसकी वो स्थिति है जब दर्पण का ध्रुव, और देखिए V का मान क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? धनात्मक आने पर प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा। और अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की सिर्फ एक स्थिति है जब दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है। वो कौन सी है? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो। तो अब इनका किरण आरेख बनाते समय इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो किरण आरेख, ठीक है, किरण आरेख छोटा सा बनाएंगे, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक दर्पण बनाते हैं। कैसा? अवतल दर्पण। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्लियर? आप अच्छा सा बना लीजिएगा। ये ध्रुव है और ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष है। लंबी नहीं खींची, गलत खींच गई। हाँ अब ठीक है, हाँ ठीक है, समझ लीजिए, ठीक ठाक जा रही। कहाँ जा रही है? ये रही। ठीक, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गई। अब फोकस दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे इसको 16 सेंटीमीटर माने,
मान लेते हैं ये इसका फोकस है और कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसके ही दुगना मतलब 32 यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वक्रता केंद्र है। अब कह रहा है वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि इसके जस्ट आधे पे रखी हुई ये वस्तु रखी हुई है। इसको ऐसे यहां पे रख देते हैं, ठीक, ये रखी हुई है वस्तु। अब मान लेते हैं वस्तु क्या है, O है और O डैश है, ठीक है, O डैश वस्तु है। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण से वस्तु से 2 किरणें चलेंगी। पहली किरण मान लीजिए समांतर जाएगी और जो समांतर जाती है वो कहां चली जाती है, वो चली जाती है फोकस से। दूसरी किरण कहां से ले जाएं, दूसरी किरण क्या होती है, अभिलंबवत गिर जाती है। जो किरण अभिलंबवत गिरेगी वो परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, वो होके जाएगी वक्रता केंद्र से, आप जानते हैं। अब जब इनको पीछे बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे तो ये फैल रही हैं किरणें, कहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं। जब इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से यहाँ पे काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी कि ये इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रतिबिंब को नाम दे देते हैं आई डैश दे देते हैं। और कितनी दूरी पे बनेगा, 16 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। तो ये लगभग देखिए सही से नहीं बना है, ये इतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, कितना, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जब आप इसे सही से बनाएंगे स्केल की सहायता से, तो जितनी दूरी पे आप फोकस रखेंगे उतनी दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, किरण आरेख हो गया। ठीक, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हटा दें इसे यहां से। चलिए नंबर 4 कह रहे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। आर का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और किसकी, अवतल दर्पण की। अब जब अवतल दर्पण की बात हो गई तो ये प्लस होगी कि माइनस होगी, आपको पता है ये माइनस होगी। और फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि आपको पता है F बराबर R/2। करें इनके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है वस्तु, रखी गई है। U का मान कितना दे रखा है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। आगे ठीक, कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख भी बनाइए। हाँ तो ठीक है, V का मान बताना है और किरण आरेख बनाना है, आसान सा है। अभी जैसे बनाया था वैसे पिछला हो जाएगा। देखिए, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, UV के बटे में U प्लस V। F का मान है माइनस का 20, U का मान है माइनस का 15 इंटू V बटे में माइनस का 15 प्लस का V। 5 चक्कू 20, 5 तियां 15, 4 इससे गुणा कर लेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया है ना। 4 जब गुणा करेगा तो 15 चक्कू माइनस का 60 प्लस का 4V बराबर का कितना होगा, 3V। 4V को उधर ले जाइए तो -4V हो जाएगा, और -4V प्लस का 3V कितना बचेगा, आप यहां से कह सकते हैं कि सिर्फ V बचेगा। और काहे का बचेगा, माइनस का V बचेगा, क्योंकि माइनस का 4 है ना, बड़ी संख्या का रखते हैं चिन्ह। और बराबर में क्या रहेगा, माइनस का 60 रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो V बराबर कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। पहला तो सॉल्व हो गया। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा किरण आरेख भी बनाइए। तो ये तो स्थिति हो गई। अब बात करते हैं किरण आरेख की। ठीक है, किरण आरेख आप अच्छा से बनाइएगा एग्जाम में। सबसे पहले एक अवतल दर्पण था, तो अवतल दर्पण बनाते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये होगी मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव। कितनी 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब ये दूरी कितनी हो गई, 40। वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र की दूरी दे रखी है, फोकस जस्ट के बीच में होगा, ये फोकस है, तो ये दूरी कितनी होगी, 20 होगी। वस्तु कितनी दूरी पे, 15 सेंटीमीटर दूरी पे, मतलब ये रहा 10 और ये रहा 15, यानी कि ये वस्तु रखी हुई है। सीधी रख लो भाई, ये रही वस्तु O डैश। ठीक, इसका प्रतिबिंब बनना है, और ये कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब, पहली किरण क्या जाएगी, समांतर, जो समांतर जाती है वो फोकस से निकल जाती है, पता है ना आपको, फोकस से। और दूसरी भाई कैसी गिरेगी, परपेंडिकुलर, यानी कि अभिलंबत आपतित होती है। जो अभिलंबत आपतित होगी वो परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित होने के बाद कहां से जाएगी, वो वक्रता केंद्र से जाएगी। अब ये किरणें अगर गौर से देखा जाए आप, ठीक है, जो ऐसे जाएगी वो वक्रता केंद्र से जाएगी परावर्तित होने के बाद। ये किरणें आगे फैल रही हैं, पीछे तो मिलेंगी नहीं, तो अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे हम
तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक दूसरे को ये काट रहे हैं और ये इनका क्या बन जाएगा, ये इनका बन जाएगा प्रतिबिंब। क्लियर? हालांकि दूर नहीं है, बनेगा, पास बना दिया थोड़ा हमने, बन नहीं रहा सही से। ये इनका क्या बन जाएगा, आई आई डैश प्रतिबिंब बन जाएगा। और कितनी दूरी पे बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा दर्पण से। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये किरण आ रही थी क्या? क्लियर? गलत बन गया, वक्रता केंद्र ये ठीक। इसे वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसे अच्छा सा बनाइएगा आप स्केल की सहायता से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हटाना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है ना। देखिए वक्रता त्रिज्या आर का मान दे रखा है 2 मीटर और प्लस मिलेंगे, क्यों? क्योंकि ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। भाई आप जानते हैं कि जो साइड मिरर लगे होते हैं गाड़ियों में वो कैसे होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और क्यों उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि आपको पहली बात तो सीधा प्रतिबिंब दिखे और वस्तु से छोटा दिखे, है ना। दूसरी चीज, अगर हम फोकस यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 1 मीटर हो जाएगा। ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि दर्पण उत्तल है। आगे कह रहा है कि उसके पीछे का कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर हो। अब मोटर बाइक सवार है, 4 मीटर की दूरी पर है, यानी कि हम जानते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु माइनस में जाती है, तो वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, माइनस का 4 मीटर दे रखा है दूरी पर हो। तो कह रहा है उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा, वी का मान हमसे पूछ रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है। क्वेश्चन में आंसर ढूंढने के लिए हमें सिर्फ एक फॉर्मूला पता है, तो सूत्र, ठीक है, क्योंकि सूत्र क्या होता है, F इज इक्वल टू यूवी के बटे में U प्लस वी। F का मान है 1, U का मान है -4, यहाँ पे V और बटे में -4 प्लस का V। क्लियर? इसको ले जाइए, इससे गुणा कर दीजिए जाके, तो ये हो जाएगा -4 प्लस का V, क्योंकि एक गुणा करेगा तो बात तो वही रहेगी। इधर क्या है, -4V, V उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, नहीं माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का, या एक काम करते हैं, इस माइनस को उधर रख देते हैं, इस 4V को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा +4V प्लस का V इज इक्वल टू, ये उधर जाके +4 हो जाएगा। तो 4 और 1 5V इज इक्वल टू 4। ठीक, तो V इज इक्वल टू 4/5, और 4/5 का मतलब होता है 0 लगाए, पॉइंट लगाए, 5/40 8 मीटर। ये इतनी दूरी पर, यानी कि दर्पण से 0.8 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा उसका। और कैसा होगा, लिख देते हैं यहाँ पे, भाई प्लस में आया ना, कैसा होगा, आभासी होगा, और कैसा होगा, सीधा होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 डालें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। देखिए सेम सवाल है पिछले वाले की तरह, तो ये आपके लिए हम होमवर्क देते हैं। ठीक है, ये क्या है, होमवर्क है, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना होगा कि क्या आंसर आया है। आसान सा है, आप एक बार ट्राई करिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसे हटा दें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, फोकस दूरी दे रखा है अवतल दर्पण की -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया, कैसा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु दे रखी है, U बराबर -30 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे ना, और 30 सेंटीमीटर दूरी, 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी हुई है, O बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। कह रहा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, V का मान। सेकेंड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, स्थिति आकार, यानी कि I का मान पूछ रहा है। और थर्ड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है कि प्रकृति बता दीजिए। ठीक है, लगाते हैं सवाल को, बड़ा सा आसान सा सवाल है। देखिए फॉर्मूला होता है, चूंकि देखिए
एफ इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट लगा रहे हैं यूवी के बटे में यू प्लस वी, ठीक है। इसको यहां से खींच लेते हैं लाइन। अब देखिए एफ का मान कितना है, -15, यू का मान कितना है, -30, और साथ में v है, नीचे क्या आ जाएगा, -30 प्लस का v, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 दूनी 30, तो ये -30 प्लस का v, एक यहाँ एक बचेगा, एक से गुणा करें क्या आ जाएगा, -30 प्लस का v इज इक्वल टू ये बचा 2v, v उधर में जाएगा, माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा, -30 बराबर 2v माइनस का v, तो -30 बराबर कितना आ जाएगा, सिर्फ v बचेगा, तो v बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी होगी दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है हमें, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। v का मान -30 है, माइनस क्या बता रहा है कि दर्पण के सामने बनेगा। देखिए ऋणात्मक अगर आता है तो वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने बनता है, तो यहाँ लिख सकते हैं दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के सामने, जितने भी प्रतिबिंब आप ऐसे लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे बनता है या आगे बनता है, ठीक है, लिख दी ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रतिबिंब दर्पण के सामने, सामने क्यों, क्योंकि माइनस में आया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। मेरे पास जगह कम थी इसलिए हम हर जगह नहीं लिखा, आप लिख दीजिएगा, दूरी पर बनेगा, ठीक। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए क्या लिखेंगे, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन से, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, क्या फॉर्मूला होता है, आई के बटे में ओ बराबर माइनस का वी बटे यू। आई का मान तो हमें पता ही नहीं, आई निकालना ही है। ओ का मान कितना है 2, माइनस वी का मान कितना है 30, और यू का मान है -30, माइनस माइनस कैंसिल, 30 30 कैंसिल, एक बचा सिर्फ, तो आई का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब का आकार 2 सेंटीमीटर आया, वस्तु का आकार भी 2 सेंटीमीटर है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वस्तु की कौन सी स्थिति पे, यानी कि दर्पण की किस स्थिति में वस्तु रखी हुई है, ये कमेंट करिएगा, क्योंकि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या आया है, प्रतिबिंब आया है, और जितनी दूरी पर वस्तु रखी उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि दर्पण की 6 स्थितियों में से कौन सी स्थिति है, ये कमेंट करिएगा। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट है, बहुत आसान है क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट आप खुद ही जान गए होंगे क्या होगा, ये होगा दर्पण के पीछे तो लिख ही चुके हैं ना, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, सामने लिख चुके हैं। ऋणात्मक आया मतलब कैसा होगा, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा। क्लियर, ये हो गया पूरा 7 नंबर का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हटा दे इसे यहां से। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मूले इसलिए हटा दी क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल हैं वो है अपर्तनांक वाले, ठीक है। समझिए, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। समझ लीजिए बात को। सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या इसमें करना है। आपको दिया है, ठीक, क्या दे रखा है, सबसे पहले वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। और क्या दे रखा है, वायु के सापेक्ष कांच, कांच का अपवर्तनांक। देखिए समझते हैं बात को। आपने अपवर्तन पढ़ा होगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई माध्यम है, ये कोई तल है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है।
मान लिया प्रकाश आई और पहला वाला विरल है दूसरा सघन है, तो क्या हो जाएगा कि ये हो गया इसके ऊपर अभिलंब और ये हो गई आपतित किरण, और अपवर्तित जाना ऐसे चाहिए पर ये विचलित हो जाएगी, और ये विरल है ये सघन है तो ये क्या हो जाएगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर। और अगर ऊपर वाला सघन होता नीचे विरल होता तो अभिलंब से दूर रह जाती। हमने माना है कि ये कौन सा माध्यम है, विरल है, और ये कौन सा माध्यम है, सघन है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये हो गई आपतित किरण जो कोण बनाती है अभिलंब से आई, और ये हो गई अपवर्तित किरण जो बनाती है स्मॉल आर। तो इसमें स्नेल का एक नियम है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए बात को समझ लीजिए, इन्होंने बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब पहले माध्यम में जो ये आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे कई बुक्स में म्यू से भी लिखते हैं, हमने यहाँ पे एन का यूज करेंगे। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम कैसे लिखते हैं, 1 and 2 से लिखते हैं। क्लियर। तो 1 यानी कि 1 इधर लिखने का मतलब ये है कि इसके सापेक्ष, और 2 का मतलब इसका अपवर्तनांक। ठीक है, दो माध्यमों के बीच में अपवर्तनांक निकाला जाता है। अब बात को समझिए, अब पूछ क्या रहा था, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष, वायु के, तो वायु इधर लिखेंगे, और अपवर्तनांक किसका, जल का मतलब W ले लेते हो, ANW। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु इधर इसके सापेक्ष, और किसका अपवर्तनांक, कांच का, तो G लिख देंगे। तो ये हो गया ANW, ये हो गया ANG। इनके मान दे रखे हैं। देखिए कह रहा है क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। इसका मान कितना है, 4/3, और इसका कितना है, 3/2, ये दे रखा है। अब कुछ बातें और समझ लीजिए, 1 and 2 का मतलब होता है N2 के बटे में N1, ये होता है। और एक चीज, अपवर्तनांक का प्रकाश के चाल से संबंध भी होता है। N बराबर होता है C/V। N क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। मान लीजिए ग्लास का अपवर्तनांक है तो G, तो माध्यम में प्रकाश की चाल VG हो जाएगा। और ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे हम कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। 1 and 2 को क्या लिख सकते हैं, N2/N1। और एक चीज समझ लीजिए, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, अगर 1 and 2 लिखा है और इसको हमको क्या लिखना है, 2 and 1 लिखना है, तो हम क्या कर देंगे, 1 and 2 का हमेशा क्या कहते हैं, इनवर्स कर देते हैं, यानी कि ये क्या हो जाता है, 2 and 1। क्लियर। 1 and 2 बराबर होता है 1/2 and 1। इसी तरह से अगर हम ANG जानते हैं और हमें निकालना क्या, GNA, तो हम कह सकते हैं ANG बराबर 1/GNA। अब आराम से हम ANG के मान को इधर ले आएंगे, GNA के मान को इधर ले जाएंगे। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे जो हम इसमें यूज करने जा रहे हैं, तो इसे हटा दें यहां से। अब हम देखते हैं सवाल को अपने पूरा कह क्या रहा है। चलिए देखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW 4/3 दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG 3/2 दे रखा है। क्लियर। आगे देखिए, कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, क्या ज्ञात करना है हमें, पहला पॉइंट कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हमसे पहले ज्ञात करना है। तो किसके सापेक्ष, जल को इधर लिखेंगे, और किसका अपवर्तनांक, कांच का, तो कांच को इधर लिखेंगे, बीच में L लगा देंगे। क्लियर, ये हमको ज्ञात करना है। सेकंड पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो अब क्या पूछ रहा है, उल्टा जैसे इसका, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, अब कांच के सापेक्ष तो G को इधर और W को इधर और बीच में N, इसको ज्ञात करना है हमें। 2 पॉइंट हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम एक ज्ञात कर ले इनमें से, और दूसरा वाला जस्ट इसका अपोजिट है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट ज्ञात करते हैं। इसका क्या कह रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। मतलब हमें देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमें ज्ञात क्या करना है, WNG। अभी अभी बताया 1 and 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, N2 के बटे में N1 लिख सकते हैं ना, मतलब NG/NW। अब जहां पे कुछ नहीं, जहां अब ये नहीं पता किसके सापेक्ष है, तो हम सिंपली वायु मान लेंगे, यानी कि वायु के सापेक्ष है। अगर नहीं पता है कुछ तो वायु मान लेंगे, ANG और ANW। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर किसी के सापेक्ष नहीं कह रहा है तो आप वायु मान सकते हैं।
वायु या निर्वात, क्योंकि दोनों में लगभग बराबर होती है प्रकाश की चाल, तो अपने इसीलिए वायु मान लेते हैं। अब एन जी का मान हमें पता है कि देखिए 3/2, और ए एन डब्ल्यू का मान है 4/3। अब आप जानते हैं इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, क्या पता ना समझ पाए आप लोग। देखिए ए एन जी का मान 3/2 और ए एन डब्ल्यू का मान 4/3। अब आप जानते हैं बाहर बाहर की गुणा होती है, अंदर अंदर की, तो कितना हमें मिल जाएगा, ये 3×3 = 9 और 4×2 = 8। तो ये हो गया पहले पॉइंट का आंसर, WGN। सेकेंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, GNW। यही तो कह रहा है, जल कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं NW के बटे में ANG, भाई लिख सकते हैं ना, NW के बटे में NW के बटे में NG, फिर A लगा देंगे, मान हमें पता है। लेकिन हमने अभी आपको बताया नहीं कि 1 and 2 को हम 1/2n1 लिख सकते हैं, तो GNW को हम लिख सकते हैं 1/WNG। और WNG का मान हमें नहीं पता है क्या, WNG का मान पता है 9/8, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8/9। तो ये हो गया हमारे पास, पहला हो गया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 8/9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हटा दे इसे यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा निम्नांकित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है तथा माध्यम ए के सापेक्ष, ठीक है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये चीजें हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई जो है ये बना लेते हैं जो हमें दे रखा है, ठीक है। इसकी रिफिल खत्म होगी, भरेंगे भी। ये चित्र में ऐसा दे रखा है कि ये किरण आई है, इस पर क्या खींचा है, अभिलंब खींचा हुआ है। खींच क्यों नहीं रहा है, अब खींचा, तो ये अभिलंब है। और ये एंगल दे रखा है हमको कितना, नहीं ये नहीं दे रखा है, ये वाला दे रखा है 60 डिग्री, और ये ऐसे चली गई है, तो ये एंगल कितना दे रखा है हमको, 45 डिग्री दे रखा है, ठीक। ये माध्यम ए है और ये माध्यम बी है। चलिए अभी हमने आपको अपवर्तन की डेफिनेशन बताई कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो विचलित हो जाती है। अब देखिए ये हो गया, दो हमने सरफेस ले लिए, दो तल ले लिए हमने। अब पहली किरण आई और ये अभिलंब हमने पहले से ही खींच लिया, और ये पहली किरण आई और ये दूसरी किरण आई। अब मान लीजिए ये वाला क्या था, सघन था, और ये वाला क्या था, विरल था। और यहाँ पे हमने इसको मान लिया विरल और इसको मान लिया सघन, और दोनों पारदर्शी माध्यम है। एक चीज तो क्लियर है, मार्ग से विचलित होगी, मतलब जाना दोनों को सीधे है, जाना दोनों को सीधे चाहिए, लेकिन दोनों क्या होंगे, विचलित हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, जब भी सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब भी विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है किरण, ये होता है। और आप देखिए जो अभिलंब है ये हमेशा सरफेस से क्या रहता है, 90 डिग्री के कोण पर रहता है, ठीक है। क्या रहता है, देखिए चारों तरफ है, 90 डिग्री के कोण पे रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मुझे आप खुद ही देख के बता दीजिए कि माध्यम ए कौन सा है और माध्यम बी कौन सा है, आप खुद ही जान गए होंगे इसका आंसर। इसलिए यहां पर लिख दिएगा, चूंकि किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट रही है, अतः माध्यम ए कैसा होगा, माध्यम ए कैसा होगा, सघन होगा, सघन। और माध्यम बी क्या होगा, माध्यम बी होगा विरल। क्लियर। अब हमसे इसमें पूछ क्या रहा है, ये तो हो गया पहले का आंसर। फिर कह रहा था माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ क्या रहा है सेकंड पॉइंट में, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हमसे कह रहा है माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का, मतलब ए एन बी का मान हमको ज्ञात करना है। अब हमें ये तो पता नहीं है ए और बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें ये चीज पता है कि स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है साइन आई अपॉन, यहां से लिख देंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर
इज इक्वल टू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अल्पतनांक मतलब ANB ये होता है ना, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्यों? क्योंकि मैं आई और आर अभी हमें निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपतन कोण लिखेंगे। तो आई क्या है, आपतन कोण, क्या हो जाएगा, आपतन कोण किसे कहते हैं, आई को कहते हैं। और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, स्मॉल आर को कहते हैं। आई आर निकाल लें। बात सुनिए, जो किरण आती है वही तो अविलंब से क्या बनाती है, कोण बनाती है, ये बात सही है ना। अब जब ये अविलंब से कोण बना रही है तो मुझे एक बात बताइए, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और हमें अविलंब से कोण चाहिए, और कोण कहां से, इधर से। तो ये 60 डिग्री है, पूरा 90, तो ये कितना बचेगा, ये 30 डिग्री बचेगा, नहीं बचेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि आई का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अपवर्तन की बात करते हैं, पूरा कितना है 90, 45 निकाल दीजिए, ये वाला कितना बचा, 45 बचा, तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर। इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से, तो ANB इज इक्वल टू, यहां पर लिखिएगा पहले एक माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, ठीक है। हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं इसको। ANB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन आई का मान कितना है 30 डिग्री, और साइन 45 का मान कितना है, और ये कितना हो जाएगा साइन 45। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहां से हमारे पास ये रूट, देखिए बाहर बाहर का गुणा होता है, तो ये क्या हो जाएगा √2, नीचे क्या हो जाएगा 2। अब मुझे एक बात बताइए, √2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट हट जाए 2 ही तो बचता है, बचता है नहीं बचता है। यानी कि इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर √2 है, नीचे इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक √2 से एक √2 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ANB इज इक्वल टू, आंसर कितना आ गया 1/√2। ये हमारे पास पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आ गया, ठीक है। तो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और ये वीडियो का पार्ट 1 है, क्या है, पार्ट 1 है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन है, थोड़े से एक दो अपवर्तनांक के क्वेश्चन और लेंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।